हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी पार्क चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। चलिए, आपको पिछले दो वीडियो में बहुत कुछ अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको बताया गया और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको लाभ मिला होगा। तो आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिले। चलिए, आज हम चर्चा करते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बचा है उस न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। क्या बात। चलिए सर, आप बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ आप चर्चा करे थे और न्यूमेरिकल बनवाए थे, तो इसमें पीछे का 2 लेक्चर देखिए आप, उसमें न्यूमेरिकल बनाया गया है। आज आपके सामने एक और न्यूमेरिकल हम रखे हैं और इस न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल पर और चर्चा करते हैं बिना इधर उधर की बातें किए। कह रहा है कि टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल स्पेयर, आइडेंटिकल माने सेम, समरूप मतलब सेम। टू आइडेंटिकल स्पेयर जिस पर चार्ज है 8 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। फिर क्या कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे में टच में कर दे, मतलब 2 स्पेयर हैं और दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, फिर दोनों को एक दूसरे से टच में कर दे। और टच करने के बाद फिर से उतना ही डिस्टेंस पर, जितना पर पहले था उतना ही डिस्टेंस पर रख दें। तब बताइए इन दोनों केसों में जो फोर्स दोनों के बीच, ये बताइए चार्ज है तो फोर्स लगवे करेगा और फोर्स लगेगा तो दोनों केस में यानी टच करने से पहले और टच करने के बाद जो फोर्स है उसका रेशियो क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी इस सब में काम देगा। तो चलिए आइए, हिंदी में भी हमने लिख लिया है कि 2 समरूप गोलों पर आवेश क्रमशः 8 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। अब उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद पुनः समान दूरी पर रखा जाए तो दोनों स्थितियों में उन पर बल का अनुपात क्या होगा। चलिए बच्चों, आइए बिना लेट किए इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका सॉल्यूशन होता है। तो आप देखें, कह रहा है कि 2 गोला, गौर करिएगा और इस बात को चर्चा ध्यान से समझिएगा। अगर 2 गोला है, ठीक है, और एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। मान लेते हैं कि आपको क्यू ए दिया है, क्यू ए कितना दिया है तो 8 माइक्रोकूलम दिया है और क्यू बी आपका दिया है, आपका जो मान लेते हैं चार्ज है क्यू बी, और क्यू बी दिया है आपका -4 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, तो आप बताइए एक प्लस चार्ज और एक -4, तो ये बताइए सेम, ये बताइए सेम नेचर के अपोजिट नेचर। आप कहोगे सर ये तो अपोजिट नेचर है और दुनिया का रीत है, हमने कल पिछले भी बताया था कि दुनिया का रीत है कि कोई भी अपोजिट नेचर वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। अरे लड़का एक दूसरे को रिपल करता, कभी लड़का लड़का को पसंद नहीं कर सकता है क्या। अगर लड़का पसंद करेगा लड़की को और लड़की पसंद करेगा लड़का को, कभी लड़का को नहीं पसंद, वो परिस्थिति होता है कभी कभी, वो हमारे दुनिया का, उससे ट्रांसजेंडर या तीसरी दुनिया भी कह सकते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा नेचर ऊपर वाले ने बनाया है वो ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है कि अपोजिट नेचर में हमेशा अट्रैक्शन होता है और सेम नेचर में हमेशा रिपल्सन होता है। ये दुनिया का रीत है, यह चार्ज पर भी लागू होता है ना। चलिए आइए अब देखते हैं, अगर आपका ये 8 माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और मान लेते हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो आपका F1 और ये भी F1 दोनों एक सेम फोर्स अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए, आपका कांटेक्ट से पहले, दोनों को जब एक दूसरे से कांटेक्ट कराए थे तो टच कराने से पहले, बिफोर टच टू द स्पेयर, ठीक है। बिफोर टच टू द स्पेयर को टच कराने से पहले क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कहोगे अरे कूलम के नियम से टच कराने से पहले कूलम के नियम से क्या था, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, और इतना न्यूमेरिकल में हिंदी इंग्लिश चलता नहीं है। आप क्या कहते हो कि सर F1 बराबर K इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी, साइन नहीं लेते, अब बट्टा में R², यानी F1 बराबर अगर हम बात करें तो F1 बराबर क्यू ए का वैल्यू 8 माइक्रोकूलम
यानी 8 इंटू 10⁻⁻6 और क्यूबी का वैल्यू आप लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम है, और माइक्रोकुलम को कुलम बदलने के लिए 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें आर नहीं मालूम है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी F1 बराबर बिफोर टच, टच से पहले। चलिए अब कहता है कि वेन, जब दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तब जब दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तब क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन था इतना। और दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, व्हेन टू स्पेयर आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर देन, तब दोनों के बीच क्या होगा। तो इधर देखिए, अगर आपका दोनों गोलों को टच में ला दो तो देखो जी, एक पर चार्ज प्लस और एक पर माइनस, पिछले भी आपको वीडियो लेक्चर में बताए थे, पीछे सुने होंगे और देखे होंगे पीछे वाला, तो यह समझ में आ जाएगा कि अगर आपका एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको पता है कि जब दोनों को एक दूसरे के टच में लाओगे तो इधर इलेक्ट्रॉन कमी है, यानी लेस इलेक्ट्रॉन है। जिधर लेस इलेक्ट्रॉन होता है उधर पॉजिटिव, और जिधर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है उधर निगेटिव। तो ये बताइए, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए इधर जिधर कमी है उधर प्लस और जिधर अधिकता है उधर माइनस। अब बच्चा बताओ, जब दोनों को टच कराओगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उधर से कम की ओर तब तक ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों गोले समरूप हैं, इक्वल हैं, तो ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों पर चार्ज बराबर ना आ जाए। और मान लेते हैं कि चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, गौर करिए, जब दोनों को टच कराओगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उधर से कम की ओर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। और मान लेते हैं बराबर होने के बाद इस पर भी क्यू हो गया, इस पर भी क्यू हो गया। यह था ए, यह था बी, यह था ए, यह था बी। आपका आवेश संरक्षण के नियम से, बच्चों आवेश संरक्षण के नियम से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का नियम कहता है बच्चों, क्या कहता है कि आपका चार्ज बिफोर टच इज इक्वल टू चार्ज भी लिख सकते हो आप, एक वर्ड ये जोड़ लो, टोटल चार्ज बिफोर टच बराबर टोटल चार्ज आफ्टर टच। ठीक है, आफ्टर टच करने से पहले का टोटल चार्ज और टच करने के बाद का, अच्छा चार्ज आप जानते हो ना, पढ़े हो चार्ज का प्रॉपर्टी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है, यानी पहले टोटल जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज आएगा, बस चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा, लेकिन टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो टच करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, तो आप कहोगे सर टच करने से पहले टोटल चार्ज आपका था QA प्लस QB, और टच करने के बाद टोटल चार्ज, तो इस पर भी Q इस पर भी Q, तो Q प्लस Q, यानी QA का वैल्यू आप अगर बोलो तो आप कहोगे सर 8 माइक्रोकुलम प्लस -4 माइक्रोकुलम, इस पर 8 और इस पर 4 -4, तो 8 और -4 को जोड़ोगे बराबर 2Q, यानी यहां से हम कह सकते हैं 4 माइक्रोकुलम बराबर 2Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर Q बराबर 4 माइक्रोकुलम बाई 2। वाह क्या बात है सर, आपका 2 माइक्रोकुलम, यानी चार्ज करने से, यानी टच करने से पहले दोनों पर चार्ज अलग अलग था, इस पर 8 माइक्रोकुलम, इस पर -4, लेकिन जैसे ही टच किए तब दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा, और वह सेम अमाउंट कितना हो गया, 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम हो गया। नाउ अब कह रहा है कि आफ्टर टच, अलग पेन से लिखते हैं, नाउ आफ्टर टच करने के बाद, देखिए टच करने के बाद क्या करा,
आफ्टर टच करने के बाद अब दोनों को, क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, दोनों को टच करने के बाद अब एक दूसरे के संपर्क में लाने के बाद आफ्टर टच पुनः समान दूरी पर रख दिया जाए, मतलब उतना ही दूरी पर हम फिर से रख दें। किसको यानी उतना ही डिस्टेंस पर हम रख दें। किसको जी बच्चों, तो ए को और बी को। तो ए पर अब चार्ज क्यू है, अब बी पर भी चार्ज क्यू है। अब बोलो दोनों सेम चार्ज हो गए तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। कितना फोर्स से, तो आपका मान लेते हैं F2 फोर्स से। F2 फोर्स से रिपल करेंगे और F2 फोर्स से रिपल करेंगे तो F2 फोर्स से रिपल होगा, तो इसलिए F2 बराबर आप देखेंगे तो F2 बराबर आएगा K इंटू Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर भी Q, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिख लेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F2 बराबर K इंटू Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q, अब बटा में दोनों के बीच का डिस्टेंस R², इसलिए रेशियो पूछ रहा है तो F1 बटा में F2 बराबर या वैल्यू लिख सकते हो आप, F2 बराबर Q² का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा ना आपका, डिवाइडेड बाई R², देयरफॉर F1 बटा में F2, इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे इसको, और F1 बटा में F2 आपका कितना हो जाएगा कि आपका K, देखिए ये F1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी टच करने से पहले का फोर्स और ये टच करने के बाद का फोर्स, तो F1 का वैल्यू आपका हो जाएगा K इंटू कितना, तो 8, बढ़िया से लिख देते हैं, K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, अब बोलो डिवाइडेड बाई, इसका आपका डिवाइडेड बाई R² और पूरा के डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R²। ये देखिए F1 आया ना, F1 आया, और F2 का वैल्यू कितना आया, तो K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। कुछ कटेगा तो आप कहोगे सर कटेगा, एकदम कटेगा, R² से R², K से K कटेगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो आपका 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 से ये 4 कट जाएगा, और 10 के पावर 6 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार में इससे ये कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कहोगे सर F1 बटा में F2 बराबर, यानी इसका आपका आंसर आया F1 रेशियो F2 बराबर 8:1, F1 रेशियो F2 बराबर 8:1, यानी 8:1 है, ये आपका आंसर है, दिख रहा है ना, F1 बटा F2 यानी F1 रेशियो F2 बराबर F1 रेशियो F2 बराबर 8, ऊपर बच गया देखो 8 और नीचे सब कट गया है, तो 8:1। इस तरह से आपको क्लियर हो गया, इस तरह से आपको समझ में आ गया, यानी F/1 आया, F/1 आपका क्लियर हो गया। बाकी अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले अगले न्यूमेरिकल को जानने से पहले आप इसे राइट डाउन करेंगे, इसे नोट करेंगे। चलिए बच्चों आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। पिछला न्यूमेरिकल आपने देखा कि कैसे दो आवेशित गोले थे, दो चार्ज गोले थे, दोनों को टच में लाने पर, और टच में लाने के बाद फिर दूर रखेंगे तो पहले का फोर्स और बाद के फोर्स का रेशियो क्या था, वो आपने निकाला 8:1 आया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अगर चर्चा करें तो कह रहा है 2 चार्जेज 4 माइक्रोकूलम और 36, यानी 2 आवेश हैं, 2 charges 4 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं। ठीक है बच्चों, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं, तो कहता है कि जो बड़ा वाला आवेश है ना, बड़ा बिगर चार्ज है, बड़ा वाला आवेश, बिगर चार्ज कौन है, तो 36 माइक्रोकूलम है, तो उससे कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगा, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों
शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि कैसे और किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। इधर देखें, सबसे पहली बात कि आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है क्या। तो हमने आपको बताया था कि आपका कोई भी विद्युत क्षेत्र, कोई भी आवेश है ना, तो वह आवेश अपने चारों ओर क्षेत्र बनाता है। अब ये क्षेत्र क्या होता है भैया, तो आपका आवेश अपने चारों ओर जो ये क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं, थ्योरी में आप पढ़े हो कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और कहां तक होता है। तो आपका कहता है कि जहां तक ये आवेश, जो आवेश अपना क्षेत्र बनाता है ना, इस आवेश को हम सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज मतलब सोर्स, कोई कहता है ना कि सोर्स माने जहां से कोई चीज निकलता है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होता है, उसे हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, सोर्स कहते हैं। तो ये जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह सोर्स चार्ज कहलाएगा, और सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। कहां तक, तो जहां तक यह सोर्स चार्ज किसी अदर चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वहां तक उसका क्षेत्र कहलाता है, वहां तक उसका फील्ड कहलाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसका फील्ड, जैसे अगर कहे कि गली में मान लेते हैं एक आपका, अगर बात किया जाए कि आपके शहर का एक डॉन है, वह डॉन कहता है, आपके गांव का एक डॉन है, वह कहता है कि है सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है, और वह कहता है कि ये मेरा एरिया है। क्यों कह रहा, क्योंकि उस गांव में अगल बगल में जो घटनाएं घटेगी तो वो उसको मैनेज कर सकता है। कोई बदमाशी किया तो उस पर फोर्स भी लगा सकता है। तो कहता है कि जहां तक वो फोर्स लगा सकता है, वो कहेगा कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया। कभी कभी मूवी में देखते हो ना, कहते ये बंबई मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया। क्यों कहता है, क्योंकि वहां तक उसका बस चलता है, वहां तक वो फोर्स लगा सकता है, तो वो उसका एरिया, और जहां फोर्स नहीं लगाएगा वो उसका एरिया नहीं होगा। ठीक उसी तरह से चार्ज पर भी लागू होता है। चार्ज यहां का ये बॉस है, और ये बॉस कहता है कि ये मेरा एरिया है, मतलब इसके अंदर में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये इस पर फोर्स लगा सकता है, और जहां तक ये फोर्स लगा सकता है वहां तक एरिया। तो चूंकि चार्ज को हम इलेक्ट्रिक कहते हैं, और इलेक्ट्रिक के चारों ओर के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का दूसरा नाम विद्युत है, और विद्युत के चारों ओर के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही चीज आप समझे। अब ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र में आपका इस चार्ज के जितना करीब रहोगे तो वह क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। आप कहते हो ना कि यहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कमजोर विद्युत क्षेत्र है। तो आपका आवेश के करीब रहोगे तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और आवेश से दूर बढ़ते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होते जाएगा, कम होते 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 धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एक बिंदु चुन ले और कहें कि इस बिंदु पर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है, तो आप कहोगे कि चलो दो बिंदु चुनते हैं, एक ए और एक बी। तो एक ए बिंदु और दूसरा बिंदु बी चुनते हैं, और कोई पूछे कि बताइए कि इस किस बिंदु पर क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा, तो आप कहोगे कि बिंदु पर, यानी किस बिंदु पर क्षेत्र प्रबल होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि प्रत्येक बिंदु पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक परीक्षण धनावेश रखोगे, और एकांक परीक्षण धनावेश पर बल निकालोगे, वही बल उसका तीव्रता कहलाएगा। यानी तीव्रता एक प्रकार का बल है। किसका बल है, तो एकांक परीक्षण धनावेश का बल है। अब बताइए कि ये बल एक सदिश राशि है, तो तीव्रता भी एक सदिश राशि होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और कोई सदिश राशि तभी जीरो हो सकता है जब दो ठो सदिश परिमाण में बराबर। अगर ये बताओ, एक आदमी अगर 10 न्यूटन अगर इधर बल लगाकर खींचा, तो दूसरा आदमी भी 10 न्यूटन इधर बल लगाकर खींचेगा, तभी ना बैलेंस होगा। और बैलेंस होगा तो इस पॉइंट पर आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी एकांक परीक्षण धनावेश का बल है, और दो छोर तीव्रता तभी शून्य होगा कि जितना तीव्रता आगे उतना ही तीव्रता पीछे, और दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो जाए, तो आपका रिजल्टेंट तीव्रता आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर आइए देखें और इस पर चर्चा करें। कहता है कि दो ठो चार्ज है बच्चों। एक चार्ज आपका यहां पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक चार्ज आपका दिया गया है 4 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज आपका दिया गया है, दोनों का ये लाइन है, और दूसरा चार्ज आपका मान लेते हैं Q2 36 माइक्रोकूलम, और ये Q1 हो गया, ये बड़ा चार्ज हो गया, छोटा। दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब बताइए कि तीव्रता कहां जीरो हो। तो हमारे पास 3 सिचुएशन मिल रहा है। एक इधर, ए आपका इधर मान लेते हैं कि एक इधर पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर ए, इधर पॉइंट लेते हैं बी, और बीच में इधर कहीं, बीच में इधर कहीं, इधर पॉइंट लेते हैं सी। अगर हम ए पर तीव्रता की चर्चा करें
तो आप कहोगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अब बताइए कि आपका कोई भी चार्ज अपना क्षेत्र जो है इन्फिनिटी तक बनाता है। तो पहले इस पर चर्चा करें। तो ये भी अपना फील्ड इन्फिनिटी तक बनाएगा, तो ये ए पॉइंट जो है वो Q1 के भी फील्ड में आएगा और Q2 के भी फील्ड में आएगा, तो तीव्रता दोनों का होगा। तो Q1 और Q2 दोनों के फील्ड में अगर ये पॉइंट आ रहा है, तो अब बताओ कि इस ये भी प्लस, तो यहां पर क्या तीव्रता क्या होता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का फोर्स होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, देखो ये भी प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस के बीच में Q1 के द्वारा रिपल्सिव फोर्स और Q2 भी प्लस, इसको अब ढको, तो Q2 भी प्लस और यूनिट भी प्लस, तो इसके द्वारा भी रिपल्सिव, तो ये भी उसको रिपल करेगा और ये भी उसको रिपल करेगा, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया। तो क्या दो फोर्स कभी भी सेम डायरेक्शन में लगकर जीरो हो सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, फोर्स जीरो होंगे कब, जब अपोजिट होंगे। मतलब कि आपका दोनों चार्ज के इस साइड में कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अब इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं और इधर देखते हैं कि कहां पर जीरो हो सकता है और कहां पर आपका जीरो होगा, इस पर चर्चा करें। इस साइड में देखें, तो इस साइड में बी पॉइंट, तो अब बोलो ये बी पॉइंट जो है Q1 के भी फील्ड में आएगा और Q2 के भी फील्ड में आएगा। तो पहले Q1 का फोर्स देखें, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी तीव्रता कहते हैं। तो प्लस के द्वारा प्लस पर रिपल्सिव फोर्स और ये भी प्लस है, तो इसके द्वारा भी इस पर रिपल्सिव फोर्स, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यहां भी जीरो नहीं होने का चांस है। मतलब इधर कहीं, तो इधर कहां, बीचों बीच नहीं, बीचों बीच नहीं। बीचों बीच कब होता है, जब दोनों चार्ज सेम होता तब। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो छोटे चार्ज की ओर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि E बराबर फार्मूला होता है, देखो जी फार्मूला क्या होता है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बटा में R स्क्वायर, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब चार्ज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। तो ये बताओ, ये चार्ज अधिक है, ये चार्ज कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अगर बीचों बीच ले लेते, बीचों बीच, तो दोनों ओर से डिस्टेंस सेम हो जाता। तो जिसका चार्ज बड़ा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, जिसका चार्ज छोटा होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम। भले दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलो जी देखो इधर, अगर यार कोई 10 न्यूटन लगाया और यार खाली 2 न्यूटन लगाया, तो क्या यहां जीरो हो सकता है? कहोगे कि नहीं। जीरो होने के लिए अगर ये 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, इसलिए 10 और 10 होने के लिए ये बीचों बीच रहेगा। तो अगर चार्ज सेम नहीं है, डिस्टेंस अगर सेम हो गया और चार्ज जिसका बड़ा होगा उसका E बड़ा हो जाएगा, चार्ज जिसका छोटा होगा उसका E छोटा। तो ऐसा बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि जिसका चार्ज बड़ा है उसका E अधिक बन रहा था, तो E को कम करने के लिए हम R को जितना बढ़ाएंगे E कम होगा। तो बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस को दूर कर देंगे और छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस को करीब कर लेंगे। अब देखो करीब, ये क्लियर करना, चार्ज अगर आपका डिस्टेंस कम रहेगा तो डिस्टेंस कम, अगर देखो ये इनवर्सली डिवाइड है ना, तो R जितना कम करोगे E उतना ही अधिक होगा। तो R को जितना कम करिएगा E उतना ही अधिक होगा और R को जितना बढ़ाइएगा E उतना ही कम होगा। तो जिसका चार्ज अधिक था उसका E अधिक हो रहा था, तो उसको थोड़ा कम करो, और जिसका चार्ज कम था, जिसका चार्ज अधिक था उसका E अधिक है, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम उसका E कम। तो इसका जिस अधिक वाले को कम करना है और कम वाले को बढ़ाना है। तो जिसका चार्ज Q कम था उसका डिस्टेंस कम करके E बढ़ा लो, और जिसका चार्ज अधिक था उसका डिस्टेंस को बढ़ा करके उसका E घटा लो। इसलिए छोटे चार्ज की ओर हम शिफ्ट होंगे और छोटा चार्ज मान लेते हैं कि यहां पर एक P पॉइंट है और P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर और देखो कि फोर्स निकालो कितना और किसके बराबर होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को ही हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब बताइए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर Q1 के कारण। और ये भी बताओ, अब इसको ढको, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसके कारण यहां पर जो फोर्स लगेगा वह E2 लगेगा। और ये E2 वेक्टर मान लेते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? आपका टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा? 60। तो आपका ये x हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस x। आपका ये वाला हो गया ना, टोटल डिस्टेंस 60 है तो ये x मान लिए, तो ये 60 माइनस x हो गया। अब आइए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be zero, therefore E वेक्टर बराबर जीरो। और E वेक्टर जीरो कब होगा? तो E वेक्टर जीरो होने का मतलब E1 वेक्टर अब प्लस E वेक्टर यहां पर दो है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर जीरो। अब E वेक्टर कब जीरो होगा? तो E1 प्लस E2 जीरो। गौर करिएगा, ये देखिएगा E1 प्लस E2 जीरो। और E1 और E2 कब जीरो होगा? जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसको आप लैंग्वेज लिखे, हम आपको दिखाने के लिए बताए। आपका E वेक्टर बराबर जीरो, तो आप लिखोगे इट विल बी पॉसिबल व्हेन, इट विल बी पॉसिबल व्हेन, कब ये पॉसिबल होगा? तो आप कहोगे व्हेन E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यह जब जीरो होगा, कब आपका जीरो होगा? यह तभी संभव है जब, यह तभी संभव है जब E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर परिमाण माने मात्रा, परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। अब बताइए, दिशा में एक दूसरे के विपरीत ही है, बस खाली परिमाण में बराबर करना है। तो आपका E वेक्टर जीरो कब होगा? तो आपका इसलिए E1 वेक्टर का परिमाण बराबर E2 वेक्टर का परिमाण। अब चलो E1 और E2 का वैल्यू पुट करो, तो E1 और E2 का वैल्यू पुट करोगे तो E1 किसके कारण था? तो Q1 के कारण। तो आप लिखोगे आपका E1 बाई 4 पाई एप्सलॉन नॉट एप्सलॉन आर, या K भी लिख सकते हो इसको, K इंटू Q1 बटा में R स्क्वायर अब बराबर, R का वैल्यू कितना है? X है ना, तो X स्क्वायर अब बटा में K इंटू Q2 बटा में 60 माइनस X का होल स्क्वायर। बच्चों K से K कट जाएगा, बोलो E बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K मान लिए, तो K मान लिया तो K इंटू Q1, Q बटा में R स्क्वायर, तो इसका वैल्यू Q1 है और इसका वैल्यू Q है। Q1 का वैल्यू कितना है? तो 4 माइक्रो कूलम है, कूलम में बदलो X स्क्वायर, यह हो गया 36 गुणे 10 टू पावर -6 अब बटा में ये कितना हो गया जी? तो 60 माइनस X का होल स्क्वायर। कुछ कटेगा बच्चा, तो कटेगा क्या? तो आपका 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर -6 कटेगा। ये बच्चों देखो, ये 4 4 9 36, यानी आपका 1/x स्क्वायर बराबर 9 बटा में 60 माइनस X का होल स्क्वायर। बच्चों यानी त्रिय गुणा करो तो 60 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 60 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर ये 3x का होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, अंडर रूट ले लें अगर दोनों तरफ, तो स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा, तो 60 माइनस x बराबर 3x, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा सब? 60 बराबर आपका हो जाएगा आपका 3 और माइनस से उधर प्लस, तो 4x, तो x बराबर बच्चों 60 बटा में 4 कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है, कहां से? तो बड़े आवेश से दूरी, तो इसलिए बड़े आवेश से दूरी, तो इसलिए बड़े आवेश से बिंदु P की दूरी, बड़े आवेश से बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा? बराबर 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा जी बच्चों?
45 सेंटीमीटर आंसर होगा। ये देखिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जीरो होता है और कहां जीरो होता है, तो ध्यान रखना कि बीच में, यानी दो चार्जों के बीच में कहीं भी, बीच मतलब मिडिल पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अगर इक्वल होता है, ये कंसेप्ट बैठा लेना, दोनों अगर इक्वल होता तो बीचों बीच दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं और दोनों पहलवान अगर बराबर बराबर हैं तो बीचों बीच यानी मुकाबला डाई हो जाता है, बीचों बीच हो जाता है। लेकिन जो पहलवान थोड़ा सा भारी पड़ गया वह आपका भारी पड़ गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक हो जाता है, और जो पहलवान कमजोर पड़ गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तब बैलेंस होने के लिए हमें किधर, अच्छा ये बताओ, दो ठो आदमी है, दो ठो बेटा है, एक के घर में, एक बाप का दो बेटा है, तो कहता है कि अरे आपको दोनों को वो दोनों आपका एक बाप का बेटा है, अब एक ठो आपका ज्यादा है एक ठो कम है, तो कहेगा अरे और तो ज़्यादा कमा रहा है और ज़्यादा पैसा रखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक का झुकाव एक के तरफ हो जाता है, दूसरे के तरफ नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एक पावरफुल हो गया एक कमज़ोर हो गया, तो आपका ये बीच वाला बाप बैठा हुआ है, ये कहता है कि हम केहर झुकेंगे। ध्यान रखना, ये ट्रिक बना लेना कि हम केहर झुकेंगे, तो जो कमज़ोर होगा वह झुकेंगे ताकि दोनों को बैलेंस कर सके। हम बीचों बीच रहे तो जो मजबूत है वो भारी पड़ जाएगा और जो कमज़ोर है वह कम पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको मजबूती करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए वह हमेशा उधर ही झुकेगा जिधर छोटा होगा। तो दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि कभी भी दो इक्वल चार्ज होंगे तो दो इक्वल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बीचों बीच जीरो होगा। अगर हेहरो 36 है हेहरो 36 होता, या हेहरो 4 है हेहरो 4 होता, तो एकदम मिडिल पॉइंट पर जीरो होता। लेकिन अगर एक बड़ा और एक छोटा हो तो हमेशा केहर कोई झुके, बैलेंस करने के लिए दूसरा आदमी केहर झुकेगा, बड़े की ओर ये तो ऐसा ही मजबूत है, तो वह किधर झुकेगा, छोटे की ओर, यानी वह हमेशा छोटे की ओर शिफ्ट रहता है। देखो ना, हेहर से हाई 15 है, हेहर से 45 है, मतलब कि ये जो पी पॉइंट है वो छोटे चार्ज की ओर ज्यादा नजदीक है, बड़े चार्ज से दूर है, छोटे चार्ज से नजदीक है। ये बात दिमाग में रखना। अगर एगो प्लस है एगो माइनस होता तब बीच हवा में कभी जीरो नहीं होता। काहे नहीं जीरो होता कि प्लस के कारण रिपल्सिव और माइनस के कारण भी अट्रैक्शन, तो एगो प्रतिकर्षित करेगा और एगो आकर्षित करेगा, तो दोनों जब एक के डायरेक्शन में हो जाएगा तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये बात दिमाग में रख लेना, ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपका काम होगा। तो आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे और बाकी हम देखेंगे आगे। चलिए, नोट हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल है। तो बच्चों आपको कल से आपका जो यहाँ क्लास चलेगा, कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन बता देंगे और उसके बाद फिर हम आपको एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी सोल्व कराने जा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे यहाँ तक तो 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर एनसीईआरटी सोल्व कराया जाएगा। एनसीईआरटी आपको पूरा बताएंगे और एक चीज और आप गांठ बांध लेंगे कि आपको 1-2 दिन में इस पर आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो आने वाला है। तो इंतजार करिएगा, 1-2 दिन में कुछ आपको सरप्राइज वीडियो भी मिलेगा इस पर, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट, आपका फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट वगैरह चर्चा करेंगे। तो अगर आप इससे लाभ उठा रहे हैं चैनल से और चैनल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आपको अब दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट होने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अधिक से अधिक हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, जरूर करें, ताकि वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और आप ही के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, कहीं भी आपका ये जरूरी नहीं कि केवल भभुआ के स्टूडेंट इसे पढ़े, आप इसे इतना शेयर करें कि ये बाहर तक भी पहुंचे और बाहर के भी स्टूडेंट, जहां तक हिंदी भाषा बोलने के लिए बनारस, MP, आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, ये सभी जगहों पहुँचे। क्योंकि कुछ लोग झारखंड से भी हमें इन्फॉर्म किए थे कि आपका वीडियो है तो झारखंड के भी बच्चों को तक शेयर हो जाए। तो जितना अधिक शेयर करिएगा ना, फेसबुक, व्हाट्सअप शेयर करिए, आप लोग ही है, आप लोग का क्लास है और आप लोग इसको जितना भी ग्रो कराइएगा, आप इसे शेयर करिए जितना अधिक हो सके। वीडियो पूरा देखें, आधा आधा ना देखें, इसका नोट्स बनाएं, और ये आपके लिए बड़े काम का चीज़ है। एयरफोर्स और नेवी, NDA के लिए भी बहुत अच्छी ये चीज़ है, और हम एयरफोर्स नेवी का भी हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे। तो ध्यान रखें, इसके बाद NCERT बनवाएंगे, एयरफोर्स नेवी वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे और इससे वर्मा का भी सोल्व करेंगे। बस इंतजार है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, उसके बाद हम इस पर लाइव आएँ और आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाएं। लाइव आएंगे तो अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनने लगेगा। तो आपका कोशिश होगा कि इसे 1000 जितना जल्दी पूरा करवाएं इस चैनल को, और अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी शेयर करें। तब तक के लिए आप इसे स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने पढ़ाई पर
ध्यान देते रहें और पढ़ते रहें अच्छी तरह से। जहाँ भी दिक्कतें हों तो हमें मैसेज करें, हम उस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके बाय, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में।